द रेड शर्ट मानवा के पार्ट 8 में तुम सभी का स्वागत है होमी। तो लास्ट पार्ट में तुम लोगों को याद होगा कि अपन ने अकादा वर्सेस सियोक देखी थी, जिसमें जीता था अपना लुंडा सियोक और उसने अकादा की माँ बहने कर दी थी। एंड साथ ही डेट फेस वर्सेस जो ऊंचाइन हमें देखने को मिली थी, उसके लास्ट में हमने देखा था कि डेट फेस ने जंप करती ऊंचाइन के मत्थे पे गन तान दी होती है, और जैसा कि मुझे लगा था ऊंचाइन उससे बच जाता है। बिकॉज सियोक वर्सेस ऊंचाइन में अपन को पता लगा था कि ऊंचाइन वो बंदा है जो हालत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, लाइक बहुत ही फ्लेक्सिबल है कि किसी भी पोजीशन में मूव कर सकता है वो। मेरा फाइट से मतलब था, वो मतलब नहीं। खैर, तो अभी ऊंचाइन डेट फेस के उस शॉट से बच गया होता है, जो देखने के बाद डेट फेस काफी इंप्रेस होता है कि भाई ये वो बंदा है जिसकी स्किल्स को इवान तक एक्नॉलेज करता है। बंदा टैलेंटेड तो है, बट आई एम सॉरी बिकॉज अब ये टैलेंट और बाहर नहीं आ पाएगा। ये बोलते ही डेट फेस ऊंचाइन के ऊपर 2-3 फायर और करता है, जिससे ऑफ कोर्स ऊंचाइन बच जाता है, बिकॉज ये सब तो टॉय से, गन थोड़ी ना है असली वाली। खैर, तो अब भी ऊंचाइन एक्नॉलेज कर रहा होता है डेट फेस को कि ये बंदा सियोक के लेवल का है, एंड दैट्स द रीजन कि इवान ने उसे इंचार्ज बनाया है, इसलिए इससे हराना उतना इजी नहीं होने वाला। मे भी हो सकता है इसमें उसकी जान भी चली जाए, बट ये वो पाथ है जो उसने खुद से चुना था और अब इस पे ये रिग्रेट नहीं कर सकता है। इसलिए इस टाइम पे ऊंचाइन के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लगा देगा डेट फेस को हराने के लिए। अभी हम देखते हैं कि ऊंचाइन 2-3 कुनाई फेंक कर मारता है डेट फेस के ऊपर, जिन्हें डेट फेस इजीली अपने नाइफ से डिफ्लेक्ट कर देता है, और साथ ही एक्नॉलेज भी कर रहा होता है कि भाई मानना पड़ेगा, गन फाइट के बीच में बंदा कुनाई फेंक कर मार रहा है, मानना पड़ेगा, इसे कहते हैं असली हाउंडो। देन इसके बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। ऊंचाइन डेट फेस को अपने नाइफ से काटने का ट्राई करता है, बट डेट फेस अपने एक हाथ से ब्लॉक कर सीधा ऊंचाइन के पेट में नीचे मारता है, और वो बस यही नहीं रुकता, वो तो ऊंचाइन को काटने भी वाला होता है। बट जैसा कि हमें पता है कि ऊंचाइन बहुत फ्लेक्सिबल है, वो उससे बच जाता है और सीधा डेट फेस के मत्थे पे गन फायर देता है, और फिर क्या डेट फेस भी बच जाता है। बिकॉज यहाँ पर गन फाइट थोड़ी ना हो रही है, टॉयज फाइट हो रही है। इस टाइम पर गन भी बोल रही होगी भाई मुझे अपनी फाइट्स में मत लिया करो, वरना साला ऐसी जगह गोली मारूंगी कि टॉयलेट जाने से पहले भी 10 बार सोचोगे। खैर, तो शॉट से बचने का डेट फेस अपनी उल्टी गन सीधा ऊंचाइन की कनपट्टी पे दे मारता है, एंड देन अगले मोमेंट में वो ऊंचाइन के सर में अपना नाइफ घुसाने वाला होता है कि तभी ऊंचाइन एंड मोमेंट पर उसे अपने नाइफ से डिफ्लेक्ट कर देता, वरना ये तो गया था। और अभी क्योंकि डेट फेस को ज्यादा ही क्लोज होता है, इसीलिए ऊंचाइन स्पिन करता और अपनी गन निकालकर सीधा एक फायर दे मारता है। बट गेस व्हाट, हमें पता है यहाँ पर गन का कोई यूज है ही नहीं। ऊंचाइन ने अभी जो गन फायरिंग की होती है उससे सिर्फ डेट फेस का कोट फटता है। भाई डेट फेस वो जंप करता और ऊंचाइन के सर में एक गंदी वाली लात दे मारता है, जिससे ऑफकोर्स ऊंचाइन को काफी डैमेज मिलता है। बट इस टाइम पर वो समझ जाता है कि ये बंदा भाई इतनी देर से मेरे क्लोज कॉम्बैट कर रहा है, ये गन का यूज कर सकता था बट इसने नहीं किया, जिसका बस एक ही मतलब बैठता है कि इसकी गन की एमो खत्म हो चुकी है और ये रिलोड नहीं कर पाया है अभी तक, इसीलिए अब ऊंचाइन ऑल आउट जा सकता है, लाइक उसे अब गन की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। अभी हम देखते हैं कि डेट फेस एक एविल से स्माइल देते हुए अपना नाइफ मारने जा रहा होता है ऊंचाइन में, बट ऊंचाइन उसको लात मारकर दूर कर देता है। इन मौका मिलते ही वो अगेन फायर करने का ट्राई करता है, बट डेट फेस वो अगेन बच जाता है। बट ऊंचाइन भी वो इतने पे नहीं रुकता, वो अपने लेफ्ट हैंड के नाइफ से डेट फेस को काटने का ट्राई करता है, और डेट फेस ने भी कोई अच्छी गोलियां नहीं खेली, वो उसे भी ब्लॉक कर लेता है। अगले ही मोमेंट पे वो अपने नाइफ से ऊंचाइन की नाक ही काट देता, अगर ऊंचाइन उसके पैर में अपनी किक मारकर उसका बैलेंस ना बिगाड़ता तो, और बैलेंस बिगाड़ते ही वो अपनी गन सीधा डेट फेस की छाती पे रख देता है, बट वो फायरिंग कर पाता उससे पहले ही डेट फेस उसको अपनी एल्बो से ऊपर कर देता है। देन डेट फेस इज पिन एंड ब्रो गिविंग अ बैड एज स्माइल, बिकॉज़ उसे पता था कि ऊंचाइन को लग रहा होगा कि उसकी एमो खत्म हो गई है, और यही उसका प्लान था। ऊंचाइन की इस वक्त फट जाती है बिकॉज वो समझ जाता है कि इसकी गन में अब भी एमो है, इसलिए ऊंचाइन उससे बचने का ट्राई करता और फंस गया, बिकॉज ये डेट फेस की एक चाल थी। ऊंचाइन को जो पहले लगा था कि उसकी गन आउट ऑफ एमो हो गई है वो सही था, बट अब वो गलती कर बैठा कि गन फायरिंग से बचने के चक्कर में उसने अपना बैलेंस खो दिया, जिसका फायदा उठाकर डेट फेस उसको पकड़ता और सीधा जमीन में दे मारता है, एंड फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है। ब्रो भाई ये बंदा क्या बैड स्माइल दे रहा है यार, बिल्कुल गूज़बम्स आ रहे हैं भाई इस टाइम पर मुझे। और तो ऊंचाइन को भी समझ में आ गया होता है कि उसके साथ प्रैंक हो गया है। वहीं डेट फेस वो अपनी बैड स्माइल के साथ बोल रहा होता, मजा आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू ऐसी ट्रिक्स में फंस जाएगा। इससे समझ में आता है कि तेरे अंदर एक्सपीरियंस की कितनी कमी है। ये बोलते वो अपनी गन रिलोड करता और ऊंचाइन में नहीं मारता है बल्कि सीधा पिलजो में दे मारता है, जो कि ऊंचाइन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं डेट फेस वो बता रहा होता है कि उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज उसे नंबर्स के साथ काम करना पसंद है, लाइक पहले जिससे फाइट हो रही है पहले वही मरेगा, भले उस बीच में दूसरा बंदा आकर उससे क्यों ना भिड़ जाए, लेकिन पहले वही बंदा मरेगा जो पहले आया था। फिर तो ये देखने का था अभी ऊंचाइन को काफी गुस्सा आता है बिकॉज उसके
उसके सामने उसके सेंसे को मार दिया, इसीलिए वो फाइट बैक करता है। और क्योंकि इस टाइम पर वो किसी ऊंचाई पर होते हैं तो फाइट करते हुए वो लोग वहां से रोल होना शुरू हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और इनका गुलाटी खाना अब भी नहीं रुकता, ये अब भी गुलाटियां ही खा रहे होते हैं। बट डेड फेस भाई ब्रो इज बिल्ड डिफरेंट। ये बंदा इस टाइम पर भी हंस रहा होता है, बंदे को ना फुल मजा आ रहा है इस टाइम पर। भाई ओइचान उसकी लगी पड़ी है, उसको बिल्कुल मजे नहीं आ रहे। और अभी हम देखते हैं क्योंकि डेड फेस गुलाटियां खा रहा है, इस चक्कर में उसने अपनी गन को और ज्यादा टाइट कर लिया है ताकि वो उससे गिरे ना। बट ओइचान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से उसके वेपन्स गिर जाते हैं। अभी ओइचान जल्दी से पेड़ का कवर ले लेता है बिकॉज उसके पास अब वेपन्स नहीं है और सामने वाले के पास सीधा गन है। और वो बंदा इस टाइम पर फुल मौज में। इसमें काफी दर्द हुआ। ओइचान मेरे बच्चे कहाँ है, सामने आ, पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। और वो बंदा इस टाइम पर कहाँ छुपा है तुम देखना जरा भाई क्या चल रहा है। बंदे को साफ नजर आ रहा है कि वो कहाँ छुपा है और तो वो देख भी लेता है जैसे बेवकूफ को। भाई कोई 5 साल के बच्चे में भी इतनी अकल होती है कि ऐसे नहीं छुपा जाता है। खैर तो इनकी फाइट में अभी हम आएंगे कि इस बेवकूफ का क्या हुआ। उससे पहले हम आते हैं अपने लोइड यानी इवान पर, जो कि फाइनली इस टाइम पर काउंसिल के हेडक्वार्टर पहुंच गया होता है। और तो साथ ही वो सभी हाउंडोस को कॉल कर बेस पर रीग्रुप होने को भी बोल देता है। देन हम वापस आते हैं डेड फेस पर, जिसने इस टाइम पर अपनी गन लोड कर ली होती है और तान दी होती है इसके पीछे से। भाई देखो जरा साफ नजर आ रहा है। खैर तो इसके बाद पता नहीं क्यों बट डेड फेस फायर नहीं करता है बिकॉज उसके मन में चल रहा होता है इस टाइम पर कि ये बंदा ओइचान है, एक ऐसा बंदा जिसने एक बार अपने शिकार को पकड़ लिया तो मर जाएगा लेकिन जाने नहीं देगा। और क्योंकि गन सिर्फ दिखाने के लिए होती है यहाँ पर, इसीलिए उसे पता है कि अगर ये बच गया उसके शॉट से तो फाइट और लंबी चलेगी और ये दोनों उसमें मर भी सकते क्योंकि ओइचान तो नहीं छोड़ने वाला इसे। और ये ऐसा नहीं चाहता बिकॉज इस टाइम पर इसके बाप का कॉल आ गया इसे, इसलिए व्हाट ही डज वो वहां से निकल लेता है बिकॉज बाप की बात टाली नहीं जाती। अब ये यही बोलते हुए जा रहा होता है कि इवान, ना गलत प्रोनाउंस कर दिया, पप्पा आपके वर्ड मेरे लिए सबसे ऊपर है, आप जहां मुझे जाने को बोलोगे मैं जाऊंगा बिकॉज योर विश इज माई कमांड। तो खैर इसी के साथ इन दोनों की फाइट यहीं पर खत्म होती है। हम आते हैं सियोक पर, जिसके सामने इस टाइम पर अकादा पड़ा हुआ होता है। हमें इनके पास्ट की थोड़ी सी मेमोरीज दिखाई जाती हैं एंड ये उस टाइम की मेमोरीज है जिस टाइम पर ये लोग हाउंड डॉग्स में शामिल हो गए थे। अभी हम देखते हैं कि अकादा और सियोक एक साथ होते हैं। अकादा सियोक से बोल रहा होता है देख भाई वैसे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बट अब ये जो टैटू है इस बात का प्रूफ है कि हम दोनों भाई बन गए, इसीलिए नो मैटर व्हाट यू से नाउ यू आर माय ब्रदर। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मुझे कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा है बट इतना समझ में आ रहा है कि अकादा इन सबको कुछ फनी वे में एंटरटेन कर रहा है। और तो साथ ही हमें यहाँ पर हाउंड डॉग्स के 2 और मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक मोस्ट प्रोबेबली अपने जॉन योक होंगे, यानी कि भाई व्हील चेयर वाले शीशे जिन्होंने अपने सियोक को ट्रेनिंग दी थी। बट ये जो लेडी है इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मे भी हमें इसके बारे में भी आगे पता चले। इसके बाद हमें एक पैनल में एक और लेडी दिखाई जाती है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सियोक की वाइफ है बिकॉज फेस कट बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहा है बट आंखों को ब्लर कर रखा है, पता नहीं क्यों, मे भी मर चुकी हो इस चक्कर में। खैर तो ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। हम देखते हैं कि सियोक अकादा की मारने जा रहा होता है बट उसकी हिम्मत नहीं हो रही है उसे मारने की बिकॉज अकादा ने उसे अपना भाई माना था। वो यही सोच रहे कि आखिर यहाँ तक नौबत कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस नल्ले ने उसके ऊपर गन तान ली होती है पीछे से, भाई तू रहने दे तेरे बस की कुछ ना है, तू जाकर एक काम कर, जाकर रोटियां बना और कुछ नहीं। बिकॉज एक चीज तो मैं इससे समझ गया हूँ कि बंदे के अगर ये सर पर भी गन तान देगा ना और गोली चलाएगा बंदा उससे भी बच जाएगा। इतना नल्ला बंदा है ये, इतना नल्ला। और इस बात से मैं ही अग्री नहीं करता बल्कि इसके मेंबर्स भी करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर हाउंड डॉग्स का एक और मेंबर आ गया होता है जो कि इसको गन नीचे रखने को बोलता है कि बेटा वो काम कर जिसमें तू अच्छा है, ये काम तेरे बस की ना है, इसको हम पर छोड़ दे। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ये नकली डांटे, और का बोलो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज डांटे इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर। खैर तो अगर ये बंदा यहाँ पर आया है तो इसका बस एक ही मतलब होता है कि नेमयोंग इज नो मोर। इसने नेमयोंग की कह कर मार ली है और अब बारी है सियोक की, इसलिए जैसे सियोक को देखता है ये सीधा उस पर चार्ज कर देता है। और तो सियोक कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही और का उसको एक ही घुसड़ में दूर उड़ा देता है एंड सेज अब सब कुछ ठीक हो जाएगा बिकॉज मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बिल्कुल ठीक सुना उसने, मैं बोला है हम नहीं, जबकि उसके साथ डायो भी है। इसका मतलब डायो इस फाइट के अंदर नहीं आने वाला। अभी हम देखते हैं डायो जैसे सियोक को देखता है वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। साले सियोक इतने वक्त से नहीं मिले और अब जब हम मिल रहे तो तू तो मरने वाला है बिकॉज हम यहाँ पर जो आ गए। बेटा तू तो न टिक पाने वाला हमारे सामने। ये साला भी इतना हवा में उड़ रहा होता है कि तभी और का थे कि डायो सारा दूर रहियो उससे बिकॉज वो बंदा बहुत खतरनाक है। देन डायो भी लाइक हाँ ठीक है समझ गया पड़े भाई जे साहब को। भाई हम देखते हैं इस नल्ले काय को जिसकी खुशी का इस वक्त कोई ठिकाना नहीं होता है बिकॉज अब बंदे को लग रहा होता है कि अब तो पूरा गेम इनके हाथ में आ गया बिकॉज और का यहाँ पर जो है। और ये वो बंदा है जिसके कॉम्बैट्स पे
इरफान सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। लाइक की कॉम्बैट बेटा अगर होती है इससे तो ये बंदा ना हारने वाला कभी भी। बट तुम्हें पता है सामने कौन है? सीओ। वेल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा तुम इस बंदे की बात सुनना, मन की बात। ये बोल रहा होता है कि एक बार डेट फेस और यहाँ पर आ जाए तब तो हम डेफिनेटली सीओ को मार पाएंगे। मतलब इस बंदे के पास ओरका आ गया, लेकिन इसको पता है कि सामने जो बंदा है वो ओरका का भी बाप है, और इसीलिए अगर उससे हराना है तो इन्हें डेट फेस की नीड लगेगी। खैर तो अभी ओरका और सीओ की फाइट शुरू होए उससे पहले हम देखते हैं कि अकाजा उठ गया होता है, और इस टाइम पर वो फुल रेज में लाइक डीमन ही बनने वाला है लगभग। अभी अकाजा सीओ से यही बोल रहा होता है कि बेटा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं जिंदा हूँ तो पहले मुझसे लड़। बट डांटे उसे मना कर देता है कि बेटा तेरी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। बट अकाजा ना मानने वाला, वो इस टाइम पर फुल रेज में आ जाता है, इतना रेज में कि वो सीधा सीओ के ऊपर अटैक कर देता है। और तो अभी हमें उसका डीमन फॉर्म भी देखने को मिलता है। बट तभी ओरका उसकी कॉलर पकड़कर उसको पीछे की ओर खींच लेता है, और अगला ही पैनल हमें कुछ ये देखने को मिलता है। नहीं मतलब क्या है, पहले तूने डंडे का नाम कॉपी कर लिया, इवन उसका फेस तक कॉपी कर लिया, और अब साले आराम कर तो ये सेतामा भी बनना है। खैर छोड़ो, अभी हम देखते कि ओरका ने अकाजा में इतना गंदा पंच मारा होता है कि अकाजा सीधे दूर उड़ता हुआ जाता है एंड बेहोश। और तुम जरा इन दोनों के फेस देखना कि भाई साफ समझ में आ रहा है इन दोनों की भी फटी है इस टाइम पर। खैर तो अभी ओरका अकाजा से बोलता है कि भाई मुझे इस चीज के लिए हेट मत करना, मैं बस तेरी जान बचा रहा हूँ यहाँ पर। तभी अपना सीओ को ओरका से बोलता है, ओरका क्या तू मुझे वाकई में बिना किसी वेपन के फेस करने वाला है? भाई ओरका वो अपना कोट उतार कर अपने राइट हैंड में लपेट लेता है और बोलता है कि सीओ तुझे क्यों लगता है कि तुझे हैंडल करने के लिए मुझे वाकई वेपन्स की जरूरत पड़ेगी? तेरे लिए मेरे हाथ ही काफी है। जो सुनने के बाद अपना लुंडा भी बड़े स्टाइल में अपने बालों को ऊपर कर लेता और रेडी हो जाता है इससे लड़ने के लिए। तो अब हम विटनेस करने वाले हैं प्योर स्ट्रेंथ वर्सेस प्योर टेक्निक को। अभी हम देखते हैं कि प्योर टेक्निक अपने नाइफ से अटैक करता है, बट प्योर स्ट्रेंथ उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। बट टेक्निक भी टेक्निक है, वो अपना नाइफ घुमाता है और स्ट्रेंथ की हाथ की नस काटने का ट्राई करता है। बट तभी स्ट्रेंथ अपना राइट वाला हैंड टेक्निक के मुंह पे दे मारता है, और तो टेक्निक उसको ब्लॉक कर लेता है। बट उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि वो उड़ जाता है, और अभी टेक्निक खुद को हैंडल कर पाए उससे पहले प्योर स्ट्रेंथ आकर उसकी छाती में लात दे मारता है। बट प्योर टेक्निक भी अपनी स्किल का यूज करता है और उसके पैरों को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, जिससे उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और साथ ही वो प्योर स्ट्रेंथ के पैर को अपने नाइफ से काट देता है। जिसके बाद प्योर स्ट्रेंथ को समझ में आ जाता है कि अकाजा क्यों हारा था, बिकॉज प्योर टेक्निक को ट्रेन करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन यूक है, और उसने ऐसा ट्रेन किया कि कोरिया में कोई उसको हराने वाला था ही नहीं। इसलिए वो ठीक से कभी अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूज कर ही नहीं पाया, जिससे वो उतना इम्प्रूव तो नहीं हो पाया जितना उसको होना चाहिए था। इसलिए आज वो उतना स्ट्रॉन्ग होने के लिए इनका यूज कर रहा है एज अ प्रैक्टिस, और यही वो चीज है जो ओरका नहीं होने देना चाहता। बिकॉज अगर सीओ उतना स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित होगा। इसलिए ही डिसाइड कि वो आज प्योर टेक्निक का खेल खत्म कर ही देगा। अभी हम देखते कि वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी हमें पता चलता है काय के थ्रू की डेट फेज इनके पास ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है, और अगर एक बार वो यहाँ पर आ गया तो पूरा मैच वन साइडेड हो जाएगा। इसके बाद हम वापस से देखते प्योर टेक्निक और प्योर स्ट्रेंथ को, जो कि पागलों की तरह आपस में भिड़े जा रहे होते हैं। बट तभी पता नहीं क्यों डायो एक अजीब सी बात बोलता है जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। डायो सेफ कि मुझे पता था कि ये हमेशा से तेरे ही पास था। वेल किसकी बात कर रहा है यार ये? वो तो पता नहीं, बट इससे जो है अपना प्योर टेक्निक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाकर प्योर स्ट्रेंथ उसकी कॉलर पकड़ता है और उसको घुमाकर सीधा जमीन पे दे मारता है, और तो प्योर टेक्निक हिल पाए उससे पहले स्ट्रेंथ सीधा उसका सर कुचलने वाला होता है। बट तभी प्योर टेक्निक रोल होकर उससे बच जाता है, साथ ही वो स्ट्रेंथ का वही पैर दोबारा से काट देता है। जिसके बाद प्योर स्ट्रेंथ को समझ में आ जाता है कि ना, जॉन ने प्योर टेक्निक को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसने इसकी पैर की नस ऑलमोस्ट 2 बार काट ही दी थी। जो देखने का प्योर स्ट्रेंथ प्योर टेक्निक से काफी इंप्रेस होता है और बोलता है कि तूने आखिरकार मुझे इस पाक और पवित्र जगह पर अपना वेपन निकालने पे मजबूर कर ही दिया, जो देखकर मुझे आज खुद पर घिन आ रही है। इसलिए तू खुद को तैयार कर ले, बिकॉज आज मैं सिर्फ तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं करूंगा, बल्कि वो करूंगा जिसे तू कभी नहीं भूल पाएगा। ये बोलते ही ओरका सीधा सियोक पे चार्ज कर देता है। बट इनकी फाइट आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि काय का वॉकी टॉकी बहुत जोर जोर से बीप बीप कर रहा है, बिकॉज डेट फिश जो वहाँ पर आ गया है। अभी वो आते ही जैसे ही वहाँ का गेट खोलता है, काय के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है, बिकॉज डेट फिश आ गया, अब सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा। बट जैसे ही वो डेट फिश को देखता है उसकी आंखें फड़े आती हैं, बिकॉज वहाँ पर जो आया वो डेट फिश नहीं बल्कि काउंसिल का बंदा है, और वो वहाँ पर अकेला नहीं आया बल्कि मेरी बेडी को साथ लेकर आया है। हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बैड एस पैनल। मेरी बेडी इस टाइम पर सीधा खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है, और तो उसके साथ सिर्फ एक बंदा नहीं है बल्कि 2 और बंदे जो दूसरी साइड से खिड़की तोड़कर अंदर आए। अभी हमें भाई क्या बोलूं भाई, इतना मजेदार पैनल देखने को मिल रहा है यार। भाई थैंक्स टू
था। खैर तो अभी जो इनका लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि नेविली फैमिली के कुत्तों, कोवेनेंट का सम्मान करो। देखो कोवेनेंट का मतलब होता है प्रोमिस या अग्रीमेंट, लेकिन ऐसा वैसा अग्रीमेंट नहीं, बल्कि ऐसा अग्रीमेंट जो सीधा ठप्पा मारकर बनाओ कि लाइक तुम इसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। बट नेविली फैमिली का ये तो होने तो कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि ओरकस को काटने का ट्राई कर रहा होता है, तभी वो काउंसिल का बंदा अपनी टीम से बोलता है अरेस्ट हिम, जिसके बाद मेरी बेटी अपने वेपन्स को सीधा ओरका के ऊपर घुमाकर फेंक कर मारती है, और वो ऐसा वेपन होता है जो कि ओरका के वेपन्स को भी पकड़ लेता है और साथ ही उसकी गर्दन भी जकड़ लेता है। भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इतनी नेक्स्ट लेवल की होगी। खैर अभी जो मेरी बेटी होती है वो 2-3 वेपन और फेंक कर मारती है डायो और काय के ऊपर, बट वो वेपन डायो को टच भी कर पाए उससे पहले ओरका भाग कर आता है और सीधा डायो को दूर फेंक देता है, और वो जो वेपन्स होते हैं उन्हें वो सीधा अपने ऊपर ले लेता है, जिसके बाद उसकी हालत खराब। इस टाइम पर ओरका ने वो किया जो हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए करता है। अभी हम देखते हैं कि ओरका पूरी तरीके से उन चेन्स वेपन्स में जकड़ गया होता है, तभी वो बुक्कर वर्ल्ड में आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते कि बेटा हिलना मत। और अभी हमें इस बुक्कर बुड्ढे के बारे में भी पता चलता है कि ये काउंसिल के इन्फोर्समेंट यूनिट का एक हिस्सा है ब्लू फेल्कन इन्फोर्सर से, जिसका नाम है रॉबर्ट एवंटोर। और अभी का है कि इन सबको देखकर फट गई होती है, देखो उसके सामने जो लोग वो पैदा ही कॉन्वेनेंट से हुए, और अगर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते भी है ना तो बस एक ही पर्पस के लिए, और वो है ऑर्डर फॉलो करना। और तो जो चीज उन्हें खतरनाक बनाती है वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो है असल में उनकी अथॉरिटी, जिसे वो लॉ के नाम पर लेकर घूमते हैं, और वही वो चीज है जो उन्हें अनटचेबल बनाती है, जिससे वो पूरे अंडरवर्ल्ड में अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। देखो सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो तुम इन्हें एक तरह का जीनी समझ सकते हो, जिनके लैंप को खींचने वाला असल में काउंसिल है, और वो इनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं, और क्योंकि काउंसिल का हाथ इनके सर पर है, जिस वजह से कोई भी इनसे पंगे नहीं लेना चाहता, और यही वो चीज है जो इनको अनटचेबल बनाती है। और हाँ गाइस मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे 1 मिनट का टाइम देना, बिकॉज मेरी नजरों के सामने कोई बड़ी चीज आ गई है, एंड ओ माई गॉड व्हाट आकर भी बॉडी, भाई क्या है ये? फॉर द फर्स्ट टाइम माई माइंड इज टेलिंग मी गो एंड टच देम, ग्रैब देम, डू एनीथिंग यू वांट, बट इस टाइम पर मेरा दिल क्या बोल रहा है पता है? साले मांगा पे फोकस कर। तो खैर अब ये जो इन्फोर्सर्स का जो लीडर है वो बोल रहा होता है कि बेटा तुम लोगों को अब सेफली यूरोप लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर तुम पर हमारे यहाँ का मुकदमा चलेगा। इन अदर वर्ड्स यू आर वेनिस्ड फ्रॉम कोरिया। और अब जाकर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये ब्लू फेल्कन का लीडर है, जो कि मुझे पहले से ही मालूम था, बट इसका नाम अब पता चलता है कि जॉन लॉक नाम है इसका। तो अब क्या होने वाला है वो हमें अभी पता चलेगा, बट उससे पहले हम वापस से आते हैं काउंसिल के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर इवान जो नेविली फैमिली की रिक्वेस्ट लेकर आया था ना कि काउंसिल उनके रास्ते में ना आए, उसे इस टाइम पर इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होता है, बिकॉज बोंगवन ने जो टेस्टिमनी और जो एविडेंस इनको दिए उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने साउथ ईस्ट को अपने अंडर लेने की कोशिश करी, और उसकी शुरुआत करी उन्होंने सबसे पहले कोरिया से, एक ऐसी जगह जो कि काफी वक्त से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए बंजर पड़ी हुई है, और आज उस जगह पर नेविली फैमिली ने अपनी पॉलिटिक्स वॉर करना शुरू कर दिया है। और इसलिए जो काउंसिल के 3 हेड हैं इन्होंने डिसाइड किया है कि नेविली फैमिली को ये लोग रोकेंगे। और तो ये जो बीच वाला है भाई मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या बनकर बैठा है यार ये, बट आई एम श्योर कि जो भी बनकर बैठा है भाई बंदा कुछ ना कुछ तो है। फिर तो अभी ये जो बीच वाला बंदा होता है ये इवान को थोड़ा उसकी औकात याद दिलाता है कि भाई मैंने सुना था कि नेविली फैमिली इस डिसीजन को चैलेंज देगी, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो कोई भी यहाँ पर आएगा वो असल में उनका वारिस होगा, बट जरा देखो तो यहाँ पर कौन आया, एक हाफ ब्रीड ट्रेटर। वेल इसका क्या मतलब है ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता नहीं ये हाफ ब्रीड क्यों बोल रहा है इसको, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है कि इवान असल में नेविली फैमिली से बिलोंग करता है। खैर जो भी है वो हमें मैं भी आगे पता चल ही जाएगा। अभी के लिए ये सुनकर इवान की तो किलप गई होती, और तो उसके पीछे पता नहीं मुझे और ही नजर आ रहा है और कुछ है। खैर जो भी है अभी के लिए हम हेडक्वार्टर के बाहर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर के अंदर हाउंड डॉग्स के और बंदे आ गए, जिन्हें देखने के बाद हेडक्वार्टर के अंदर जितने भी लोग बैठे होते उन सभी के पसीने छूटे आते हैं कि भाई ये कौन आ गए। और साला गेट पर तो सिक्योरिटी थी ना, वो क्या कर रही है? वेल सिक्योरिटी क्या कर रही है, वो इस टाइम पर निन्नी लेने में बिजी है। इस टाइम पर जो कोई भी यहाँ पर आए उन्होंने इनकी पूरी सिक्योरिटी को सुला दिया होता है। वही हम वापस आते हैं हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर ये दोनों की दोनों जो जज होते हैं भड़क पड़ते हैं इवान के ऊपर, बेटे तो कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो रहा है, कहीं तू वॉर स्टार्ट करने का ट्राई तो नहीं कर रहा? वेल वो करना चाहता या नहीं करना चाहता वो तो हमें नहीं पता, बट अभी हमें सबसे पहले वो जो हाउंड डॉग्स अंदर आए उनके लीडर्स के नाम बताए जाते हैं, जिनमें हाउंड डॉग्स की जो सब डिवीजन कैनियन यूनिट है उसका लीडर ये है लियोपार्ड। देखो भाई मैं इसके नाम का मजाक तो उड़ाना चाहता हूँ, बट अभी मेरा मन नहीं है, इसलिए हम सीधा दूसरे पे चलते हैं, जो कि लीडर है हाउंड डॉग्स की सब डिवीजन ग्राइंडर यूनिट का, एंड इसका नाम है निकोला टेस्ला, आई मीन निकोला ड्रोकोव वनेवर भाड़ में जान दो। खैर तो अभी ज्यादा हंगामा मचे उससे पहले जो बीच वाले लीडर होता है वो इन सबको शांत कराता है, और इवान से बोलता है कि बेटा यूरोप के अंदर जितने भी अंडरवर्ल्ड फंक्शंस हैं वो सब की सब जुड़े हुए काउंसिल से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेविली फैमिली ने उन सभी फंक्शंस को अपना एनईबी बनाने का डिसाइड कर लिया हो? जो सुनने का इवान से अरे बिल्कुल नहीं है, हम ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते, हम तो बस यहाँ पर थोड़ी सी बात करने के लिए आए और कुछ नहीं। वेल मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, बिकॉज बात करने के लिए मेरे ख्याल से एक अकेले का आना काफी होता है, बट ये तो साला पूरी बारात लेकर आ गए, और साथ ही हेडक्वार्टर
क्वार्टर के जितने भी सिक्योरिटी थी उन सबको निन्नी करा दी इन लोगों ने। खैर ये जो लीडर होता है यहाँ का, ये वहां से बोलता है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पर जजमेंट पास होता है और तो बातें यहाँ पर मीनिंगलेस है, इसीलिए मैं तुझे एक चांस देता हूँ, तो बोल तुझे क्या बोलना है। बट हाँ एक बात याद रखियो, अगर तेरी बातें बेतुकी निकली तो रेडी हो जाना कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए। देखो गाइस मेरे पर्सनल ओपिनियन से बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये बंदे को देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि इवान अपनी गैंग के साथ भी अगर इससे भिड़ता है तो जीत पाएगा, बिकॉज ये बंदा कुछ अलग ही वाइब दे रहा है यार। खैर तो अभी हम वापस आते हैं अपने लोंडो पर, जहाँ पर इस टाइम पर सियोक रिग्रेट कर रहा होता है कि उसे टाइम मिलते अकादा को मार देना चाहिए था, बट वो मार पाता उससे पहले ही पता नहीं किसी चीज ने उसको रोक लिया। वेल वो क्या चीज थी मुझे पता है, भाईचारा। खैर क्योंकि अब ये अकादा को तो मार नहीं पाया और अब क्योंकि ये लोग यहाँ पर आ गए तो फाइट वहीं की वहीं खत्म हो चुकी है। बट इस टाइम पर अपने लोंडे को यकीन है कि इवान कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा, और क्योंकि काउंसिल बस एक ऐसी चीज है जिसे बस बहाना चाहिए होता है फ्रीली मूव करने का, यानी कि अपने मन मुताबिक काम करने का। तो पता नहीं इवान उनको क्या ही ऑफर करने वाला है। इसे भी जिसको काय की वो वाली बात याद आती है जब काय ने इससे बोला था कि उसे तभी मजा आएगा जब ये लोग वॉर में उतरेंगे, बट काउंसिल के होते हुए वॉर नहीं हो सकती है। और सियोक भी यही चाहता है कि काउंसिल बीच में आए ताकि वॉर ना हो, और क्योंकि इवान काउंसिल के पास गया है ताकि वो उन्हें मना सके कि नेविली फैमिली जो कुछ भी कर रही है वो एक अलग पर्पज से कर रही है, और वो है बस सियोक को मारने का। बिकॉज सियोक ने जो उनके काम में टांग जोड़ाई थी, और मैं भी हो सकता है कि जब ये बात काउंसिल को पता चले तो वो लोग पीछे अड़े जाएं, बिकॉज ये एक पर्सनल मैटर कहलाएगा। बट सियोक यही नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल कहलाए ताकि ये लोग उसमें इंटरफेयर करें और रोकें इन सब चीजों को। इसलिए व्हाट ही डज, वो डायो की गर्दन पकड़ लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं उससे दोबारा नहीं खोना चाहता। व्हाट द हेल, किस हर की बात कर रहा है भाई वो? देखो इसका क्या मतलब है उसे जानने की तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हम अभी आते हैं मंशू पर, जो कि इस टाइम पर किसी हॉस्पिटल में होता है और किसी की तो निगरानी कर रहा है ये, जिसके इस टाइम पर सांसें चल रही है, और वहीं पर हमें सियोक और उसकी वाइफ का एक फोटो दिखाया जाता है। भाई क्या मतलब है इसका, सियोक की वाइफ अब भी जिंदा है? व्हाट द हेल। देखो भाई अगर तुम लोग मेरे साथ शुरू से ये मांगा पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद होगा कि अपन सब ने देखा था उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मरा हुआ, लाइक वो पूरी तरीके से खूनम खान हो गई थी। और तो अपन ने उसका मेमोरियल भी देखा था। वेट 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 वेट, मेमोरियल। हाँ मुझे याद है, मेरे पास वाले चैप्टर्स अब भी सेफ हैं, बिकॉज मैं जितनी भी मांगास कवर करता हूँ उन सभी के चैप्टर सेफ रखता हूँ। हाँ ये रहा, मुझे याद है पार्ट 1 था वो। कहाँ मिल गया। ओके तो जो इसकी वाइफ का मेमोरियल था उसके अंदर उसकी वाइफ की एक भी फोटो नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे की तो सोनोग्राफी रिपोर्ट है, सोनीग्राफी रिपोर्ट जो भी है वो, और वाइफ की बस एक रिंग नजर आ रही है और कुछ नहीं। तो इसका क्या मतलब मैं मानूं जिसका मेमोरियल मनाया था वो उनका बच्चा था? ओ भाई अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है, मुझे जानना जो शख्स जिंदा है वो उसकी वाइफ है या उसका बच्चा। अगर वो उसकी वाइफ है तो मुझे जानना है वो जिंदा कैसे बची, बिकॉज मुझे याद बहुत ज्यादा गंदी हालत हो गई थी उसकी। देखो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो वो पैनल भी तो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ये देखो, वेट अ सेकेंड, इसको ब्रूटली नहीं मारा गया है, अभी मैंने गौर कर रहा हूँ मैं इस पे, इसके बस पेट में नाइफ मारा है। तो हाँ अब मैं समझ सकता हूँ पॉसिबिलिटी है इसकी वाइफ के बचने की, तो यानी वो जरूर उसकी वाइफ ही होगी क्योंकि बच्चा तो बच नहीं पाएगा बिकॉज उसके पेट में नाइफ जो मारा था। तो देख आज तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ मिलकर डिकोड करा इस चीज को। फिर तो अभी हम वापस से आते हैं वही छोटे से फ्लैशबैक पे, जहाँ पर अभी सियोक बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो मुझे ये छोटे मोटे रिश्ते तोड़ने होंगे, यानी कि इसका जो भी भाईचारा था हाउंड डॉग्स के साथ वो अब सब कुछ खत्म करने वाला है। और ये काम करता है वो सबसे पहले डायो की गर्दन काट कर, जो कि इस वक्त किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तो उसके भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं। और का हमेशा से डायो के आगे खड़ा रहा ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो कि एक बड़े भाई का काम है। बट आज वो इस काम में फेल हो गया बिकॉज उसी के सामने किसी ने उसके छोटे भाई की गर्दन काट दी होती है। बट उसने भी ये काम किया है तो किसी अपने के लिए, बट जिसको उसने मारा है वो भी किसी का अपना ही था। अभी हमें डायो के मरने से पहले उसके थोड़े पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती हैं उसके बड़े भाई के साथ, जहाँ पर डायो अपने बड़े भाई से बोल रहा होता है कि भाई तूने तो कहा था कि तू अब और कोई गुनाह नहीं करने वाला, बट अगर तू हाउंड डॉग्स को ज्वाइन कर लेता है तो फिर हम किलर्स बन जाएंगे, तो फिर तू समझ ले कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा। तभी ओरका अपने छोटे भाई से बोलता है डायो तू किलर बनना चाहता है राइट? डायो सेज बिल्कुल। देन ओरका सेज मेरे लिए बस इतना काफी है, बट हाँ एक कंडीशन पे हम किलर बनेंगे, और वो ये है कि कुछ भी हो जाए तू हमेशा मेरे पीछे रहेगा। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और आज उसका भाई सबसे पहले मारा है। देखो इनके फ्लैशबैक से एक बात मुझे समझ में आ गई कि ओरका जो है किलर नहीं बनना चाहता था, उसने धार्मिक बनने का डिसाइड कर लिया था, बट डायो को जो है किलर बनना था, और अगर वो किलर बन जाता है तो वो खतरे में पड़ जाएगा, और इसीलिए सिर्फ डायो को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरका भी उसके साथ किलर बन गया ताकि उसके छोटे भाई को कुछ ना हो। और मे भी यही रीजन है कि ये पूरे हाउंड डॉग्स का सबसे वीक मेंबर है, बिकॉज हमेशा कभी ओरका ने इसको कुछ करने ही नहीं दिया होगा इसीलिए। बट आज उसके भाई को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिस काम के लिए वो हाउंड डॉग बना था, और बस इसीलिए अपने भाई को मरा हुआ देखकर ओरका अपने बजक मोड में आ जाता है। अभी ये सब कुछ हुआ ये देखकर काय
यही सोच रहा होता कि भाई मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोक ये हरकत करेगा, वो भी इन्फोर्सर्स के सामने। बट अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन्फोर्सर्स के सामने इतना सब कुछ हो गया तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। वो कुछ क्यों नहीं कर रहे वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी सियोक अपने मन में बोल रहा होता है कि अब मुझे और आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज काउंसिल बेस से तो बीच में नहीं पड़ती। बट अब मैंने उन्हें बीच में पढ़ने का रीजन दे दिया है, और तो हाउंड डॉग्स कितने स्ट्रॉन्ग है वो भी मुझे पता लग गया है। तो अब वक्त आ गया यहाँ से निकलने का। और ये बोलते ही वो वहाँ से खिड़की तोड़कर भग जाता है। और वहीं और का वो ये सब देखकर अपने भजक मोड में जा चुका है। भाई वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये बुड्ढा जो कि काउंसिल के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट में होगा, ये भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और का अपने गुस्से के साथ इसको भी ऊपर उठा देता है भाई। और वहीं तुम इस बुड्ढे के फोर आर्म को देखो भाई, वो और का से डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा है, बट वो इसकी स्ट्रेंथ के सामने टिक ही नहीं पा रहा। अभी और का इस टाइम पे पागल हो जा रहा होता है सियोक को मारने के लिए। वहीं सियोक वो इस टाइम पर भागने में बिजी है, और तो भागा बिकॉज गोनवोन के टाइम पर जो उसे इंजरीज मिली थी वो अभी तक हील नहीं हुई है। गोनवोन के बंदों से लड़ना तो उस इंजरीज में अलग बात थी बिकॉज वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट हाउंड डॉग्स वो लोग वैसे नहीं है, दे आर बिल्ड डिफरेंट। और इसीलिए ही डिसाइड किया सबसे पहले तो वो खुद को ठीक करेगा, उसके बाद जाकर वो इनसे भिड़ेगा। इसके बाद सियोक अपनी कार में बैठकर कहीं को तो निकल जाता है, और वो कहाँ जा रहा है वो तो पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। और आज की वीडियो में मैंने 23 से लेकर 26 का हाफ कंप्लीट करा है, यानी कि मैंने अभी तक 3.5 चैप्टर कवर कर दिए, और जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वो इस 26 के हाफ से ही शुरू होगी। मैंने 26 कवर इसलिए नहीं किया बिकॉज मैं हर बार में सिर्फ 3 ही चैप्टर कवर करता हूँ। और अब जो वीडियो आने वाली है वो है डेविल रिटर्न टू हाई स्कूल, और अब मैं तुमसे सीधा उसी में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट करके जरूर बता देना कि तुम्हें मेरी वीडियोस कैसी लग रही है।